हेलो दोस्तों, मैं संजीव और आज मैं आपके लिए फिर लेकर आया हूँ 50 क्वेश्चन का जीके जीएस का एमसीक्यू। ये जीके जीएस के साथ साथ यहाँ पे करंट अफेयर और कुछ मैथ के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन रीजनिंग का भी होगा जो बीपीएससी और बिहार दरोगा दोनों पूछता है। इवन बिहार एसएससी में तो 25 क्वेश्चन हमारा साइंस से है, मैथ से 25 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन रीजनिंग से है ना। तो वैसे बच्चे जो बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, एलडीसी की या दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, वो 2 से 4 आ सकते हैं। डिस्कशन क्लास होता है, टारगेट बैच है हमारा, और जो डिटेल में पढ़ना चाहते हैं वो सुबह 8 से 10 आ सकते हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। और ये मेरा 9वां सेट होने वाला है, यानी इससे पहले ऑलरेडी हमने 8 सेट अपलोड कर चुका है। तो जो बच्चे नहीं देखे हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके देख लेना। पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। पूछ रहा है भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता कब हुआ था। दुर्भाग्य की बात यह है कि डेट लगभग मिलता जुलता है ना। तो शिमला समझौता जो हुआ है 1972 में हुआ है। तो इतना तो पता होगा शिमला समझौता कब हुआ है। एग्जैक्ट अगर डेट देखा जाए तो 2 जुलाई 1972 को हुआ है। शिमला समझौता से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनेगा कि शिमला समझौता किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में किया गया था। तो भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। इंदिरा गांधी का कार्यकाल अगर इस समय देखिए तो 1966 से लेकर 1977 था। एक्चुअल में इनका कार्यकाल 1975 तक ही था, लेकिन इमरजेंसी लगा देती है ये 25 जून को हारने के डर से, लेकिन उसके बाद भी हारी जाती है और इसके कारण इनका कार्यकाल 2 वर्ष बढ़ जाता है। 25 जून को इस साल से हर दिन संविधान हत्या दिवस मनाने का ऐलान किया गया है हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो संविधान हत्या दिवस पूछा जा सकता है कि किस दिन मनाते हैं, तो 25 जून को मनाते हैं इसी कारण से। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा कि इस समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे जुल्फिकार, नाम देखना क्या है, जुल्फिकार अली भुट्टो इनका नाम था। और इन्हीं दोनों के बीच में समझौता होता है शिमला समझौता। ताशकंद समझौता के बारे में ही पूछा जाता है कि ताशकंद समझौता कब हुआ था। तो अगर कभी आपसे पूछा जाए कि ताशकंद समझौता कब हुआ है, तो ये हुआ है 10 जनवरी 1966 को। और आप हमें बताना कि इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत का भौगोलिक स्थिति पूछ रहा है कि भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर वर्ल्ड मैप में देखें तो ये हमारा विषुवत रेखा है और भारत हमारा यहाँ स्थित है ना। तो ये जो क्षेत्र कहाँ का है, उत्तर का है। उत्तर और पूर्व, यानी ये ईस्ट हो गया और ये नॉर्थ हो गया। उत्तर पूर्व में ऑप्शन में कहीं पे आपको उत्तर पूर्व दिख नहीं रहा है, उत्तर दिख रहा है, तो हम सिर्फ उत्तर ले लेंगे। ठीक है, और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इससे। तो अगर भारत के बारे में देखिए तो ये शुरू कहाँ से होता है, 8 डिग्री 4 मिनट से शुरू होता है और 37 डिग्री 6 मिनट तक किया जाता है। कभी कभी इस पॉइंट का नाम और इस पॉइंट का नाम पूछा जाता है। तो इस पॉइंट का नाम इंदिरा कॉल है और इसे हम लोग कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं, है ना। अगर दक्षिणी विस्तार देखें हमारा देशांतरीय, ये तो अक्षांशीय विस्तार हो गया ना हमारा, लेकिन अगर देशांतरीय विस्तार देखें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से शुरू होगा और 97 डिग्री 25 मिनट पे जाके खत्म होगा, है ना। तो आप हमें बताना कि भारत की पूर्वी बिंदु और पश्चिमी बिंदु को किस नाम से जानते हैं। और ये क्वेश्चन भी दरोगा पूछा है। ठीक है, अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई देखें तो हमारा कितना होगा, 32-14 किलोमीटर। और अगर यहाँ से यहाँ की लंबाई देखें तो इसकी लंबाई होगी 29-33 किलोमीटर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। जो बातें नोट करने वाली होगी आप उसे नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। 2011 की जनगणना से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इवन 2 क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो निम्न जनसंख्या पूछ रहा है, गोवा मारे हो तो गलत हो गया है, सिक्किम आंसर होगा इसका। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। जनसंख्या घनत्व के बारे में बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में 17 व्यक्ति रहते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में। ठीक है, 1 किलो वर्ग मीटर में सिर्फ 17 व्यक्ति रहते हैं। और वही अगर बिहार का जनसंख्या घनत्व देखे तो बिहार में 1106 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर निवास करते हैं। अंतर देख सकते हो। गोवा के बारे में पूछा जाए तो 2011 के अनुसार शहरीकरण सबसे ज्यादा जो था वो गोवा में था। ठीक है, ये सारी बातें याद रखिएगा। जनसंख्या के मामले में यूपी नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र नंबर 2 पे है, बिहार हमारा तीसरे नंबर पे। ये सारे क्वेश्चन आप रट के रखे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वॉलीबॉल के खेल में खिलाड़ी किसके बाद अपना स्थान बदल लेते हैं।
ऐसा ही फालतू क्वेश्चन पूछता है, और ऐसा ही फालतू क्वेश्चन का एग्जाम आंसर में नहीं बनता है क्वेश्चन, और रिजल्ट इसी क्वेश्चन से होते हैं, ऐसे क्वेश्चन से होते हैं। ठीक है, अगर एग्जाम निकालना हो या जंग जीतना हो तो राजा और मंत्री को मारा जाता है, प्रधानमंत्री और राजा को, उसके सेनापति को, ना कि इजी क्वेश्चन से आप कर लोगे एग्जाम क्लियर। इसका आंसर होगा सर्विस के दौरान। तो ऐसा नहीं कि नहीं आ रहा तो फिर भी तुक्का मार दिए, तुक्का नहीं मारना, 1/4 निगेटिव मार्किंग होगा या 1/3 होगा। अगर वॉलीबॉल खेल के बारे में देखें तो वॉलीबॉल खेल की शुरुआत किस देश में हुई थी? भारत, यूएसए में। अब आप हमें एक क्वेश्चन बताना कि भारत जो है वो वॉलीबॉल की खेल में कब शामिल हुआ, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। नेक्स्ट, औरंगजेब की मृत्यु के बाद सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला बादशाह कौन था? तो पहले तो यही बात आता है कि भैया औरंगजेब मरा कब था? तो औरंगजेब मरेंगे कब? 1707 में औरंगजेब मरेंगे। और औरंगजेब का 4 बेटा, होता तो ढेर सारे बेटे हैं, 7 बेटे, लेकिन 3 बेटा, मुअज्जम, आजम और कामबख्श, ये तीनों के बीच में युद्ध होता है, उत्तराधिकार का युद्ध। तो उसमें से एक व्यक्ति होता है जिनका नाम होता है मुअज्जम, और यही सारे सभी को हराकर गद्दी संभालते हैं, और गद्दी पर बैठते हैं बहादुर शाह प्रथम के नाम से। और इनका कार्यकाल जो होता है वो 1707 से लेके 1712 तक रहता है ये। इसके बाद आते हैं फर्रुखसियर, ये आएंगे 1713 में और 1719 तक रहेंगे। इसके बाद आते हैं मोहम्मद शाह, ये 1719 में आएंगे और 1748 तक रहेंगे। और ये बहादुर शाह जफर के बारे में तो जानते होंगे, ये 1848 में 1837 में आते हैं, और ये 1857 तक रहते हैं। और 1857 ईस्वी का विद्रोह होता है, इनको पकड़ के रंगून जेल में भेज दिया जाता है ना। तो सबसे लंबा कार्यकाल किनका था? तो सबसे लंबा कार्यकाल मोहम्मद शाह का था। ठीक है, तो मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। तो ये था मुगल बादशाह से क्वेश्चन, दिल्ली वो मुगल से। नेक्स्ट, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है? तो कभी कभी ध्रुवीय व्यास पूछेगा और विषुवतीय व्यास पूछेगा। अगर विषुवतीय पूछ रहा है तो कितना आंसर होगा? 12,756। अगर आपसे कभी कभी ध्रुवीय पूछा ना कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, तो ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713। दोनों के बीच में अंतर पूछ लेगा तो दोनों के बीच में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर का। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो विषुवतीय व्यास कितना है, ध्रुवीय व्यास कितना और दोनों के बीच अंतर कितना है, ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। ग्रह की कक्षीय अवधि समानुपाती होती है। ये फालतू टाइप का क्वेश्चन भी दरोगा का है और इसका आंसर होगा ए। बस आंसर ले लेना, R3/2। नेक्स्ट, कुछ क्वेश्चन को आप सिर्फ रट के चले जाओ, सेम क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ जाएगा। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा कहां से पिघलता है? 2 क्वेश्चन, कहां से पिघलता है और कहां से जमता है। पिघलने का बात पूछे तो निचले से, यानी निचले स्तर से पिघलना शुरू होता है बर्फ, और जमने के बारे में पूछा जाए तो ऊपरी सतह से, नदी में ऊपरी सतह से बर्फ जमता है। तो ये क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछता है। यहाँ पिघलने से क्वेश्चन था तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट, ये हमारा क्वेश्चन किस चीज का है? रीजनिंग का है। देखते हैं, ROBUST के बदले में क्या दिया है? QNATRS। तो आप देख रहे होंगे, Q को R लिखा है, N को O लिखा है, A को B लिखा है ना। उसी तरीके से हम करेंगे तो हम करेंगे बाई के बाद Z होता है, W के बाद X होता है, B के बाद C, L के बाद M और O के बाद P। तो आंसर होगा हमारा क्या? A। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दोआब शब्द से क्या अभिप्राय है? दो मतलब होता है दो, मतलब दो ही होता है। आब मतलब होता है बीच की भूमि या क्षेत्र। ठीक है, तो दो नदियों के बीच की जो भूमि होती है ना, उसे दोआब क्षेत्र कहते हैं। और जो दोआब क्षेत्र होता है वो काफी उपजाऊ होता है, एग्रीकल्चर की दृष्टि से काफी अच्छा होता है। जैसे में ऑस्ट्रेलिया में है मूरी डार्लिंग नदी, ये दोआब क्षेत्र में स्थित है, वहाँ हमारा खेती चावल का अच्छा होता है। भारत में देखें तो गंगा नदी और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र को दोआब क्षेत्र कहते हैं। यह नर्मदा और तापी के बीच में सतपुड़ा का क्षेत्र जो गया है वो भी दोआब क्षेत्र है। तो दोआब क्षेत्र मतलब होता है दो नदियों के बीच की भूमि। तो आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय तटरक्षा बल किस स्थान पर सेरेक्स 24 का आयोजन करेगी? तो ये करेगी, और करेगी कहाँ? तो ये कोचीन में करेगी। ठीक है, नेक्स्ट, और आप बताना नहीं ये कोचीन है कहाँ। ठीक है, जानते ही होंगे कोचीन बंदरगाह, कालीकट, जमोरी ने आया था, है ना, सॉरी वास्को डी गामा आए थे और जमोरी ने उसका स्वागत किया था। उत्पादन के 5 कारक कौन कौन से? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। उत्पादन के 5 कारक जो सबसे जरूरी है किसी भी इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए, ये 5 चीज अति आवश्यक है, जिसमें आता है
जमीन आपको चाहिए, श्रम चाहिए, श्रम मतलब काम करने वाले लोग, इन्वेस्टमेंट चाहिए यानी पूंजी, संगठन और साहस। ये 5 चीज चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो ये हमारा उत्पादन के ये 5 कारक होते हैं, तो आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट, जोखिम मतलब होता है ना कि आप तैयार रहो, कि जरूरी नहीं कि आप जो करने वाले हो वो सफल ही होगा, ठीक है, तो उसके लिए भी तभी तैयार रहना है। आगे, लघु ज्वार भाटा कब आता है? तो लघु, अच्छा कब आता है, तो ये अमावस्या पूर्णिमा, ये दोनों दिया है, दोनों में से कोई नहीं आंसर होगा। अमावस्या और पूर्णिमा के समय में ना दीर्घ ज्वार भाटा आता है, बड़ी बड़ी ज्वार भाटा है। शुक्ल सप्तमी के दिन आता है लघु ज्वार भाटा, जबकि पूर्णिमा के दिन और अमावस्या। पूर्णिमा कब लगती है? तो पूर्णिमा होता है चंद्र ग्रहण के समय, बढ़िया से समझना, चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और अमावस्या जो होता है वो सूर्य ग्रहण के समय लगता है। तो ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, अचानक हमें याद आया तो मैं मेंशन कर दे रहा हूँ। चंद्र ग्रहण पूर्णिमा के दिन लगता है और अमावस्या के दिन लगता है सूर्य ग्रहण। और सबसे छोटा ज्वार भाटा आता है शुक्ल सप्तमी के दिन, और यहाँ पे दीर्घ ज्वार आते हैं, दोनों के समय क्या आते हैं, तो दीर्घ ज्वार भाटा आते हैं। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है? तो देखो, रावी नदी इतिहास में अगर बात करेंगे, रावी नदी, बितस्ता नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी। रावी का प्राचीन नाम है परूसनी। परूसनी के किनारे दशराग का युद्ध हुआ होगा, तो आपको यह पता होगा कि दशराग का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है, तो रावी नदी के किनारे हुआ है ना। राजा सुदास के बीच में हुआ था और आर्य के बीच में हुआ था। बिपाशा जो हमारा है, ब्यास नदी को बिपाशा नदी के नाम से जानते हैं, तो ये बात भी याद रखना है कि बिपाशा नदी किसे कहते हैं, तो ब्यास नदी को बिपाशा नदी कहते थे। बितस्ता कहा जाता था झेलम नदी को, ठीक है, और अस्किनी कहा जाता था चेनाब नदी को। तो ये सारी जो नदियां हैं हिस्ट्री में, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलायमान मुद्रा का दूसरा नाम क्या है? चलायमान मुद्रा मतलब वैसी करेंसी जो काफी डिमांड में हो लेकिन उसकी पूर्ति कम हो। तो ये डॉलर आप जानते होंगे या दिरहम आप जानते होंगे, ये सारी करेंसी का मांग ज्यादा है लेकिन पूर्ति कम है, तो ऐसे मुद्रा को हॉट करेंसी कहते हैं या गर्म मुद्रा कहते हैं। और ऐसे करेंसी को अगर आप देखोगे ना, तो सबसे पहली बार ऐसे ऐसे ऑप्शन को पहले आप इलिमिनेट कर दोगे अगर नहीं पढ़े हो तो, लेकिन जिसको इलिमिनेट कर रहे हो वही आंसर है। तो हॉट करेंसी उसे कहते हैं जिसका मार्केट में मांग ज्यादा है लेकिन पूर्ति कम है, जैसे में डॉलर, दिरहम, है ना। आगे चलते हैं। संपूर्ण क्रांति की विचारधारा किसने प्रस्तुत की थी? तो ये विचारधारा प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति थे जयप्रकाश नारायण साहब, ठीक है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन देखना, अपने हिसाब से आंसर देना। सादिर किसका पुराना नाम है? कौन सा ऐसा नृत्य है जिसको, अब देखो ये जो भरतनाट्यम है, कथक है, मोहिनी अट्टम है, ये सारे राज्य से क्वेश्चन पूछते थे ना कि कथक किस राज्य का लोक नृत्य है ना। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? सादिर किसका पुराना नाम, जैसे नदी से पूछा तो सादिर पुराना नाम है भरतनाट्यम का। अगर कथक के बारे में देखें तो ये केरल क्षेत्र में है कथक, है ना। मोहिनी अट्टम किस राज्य में है ये आप बताना, और ओडिसी तो जानते होगे उड़ीसा का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। नर्मदा और तापी के बीच में कौन सी नदियां जाती है? तो अगर आप भारत का मैप देखे होंगे, ऑब्वियस सी बातें देखे ही होंगे, इसमें कहने वाली बात तो है नहीं। तो यहां से गुजरती है हमारी नर्मदा नदी, है ना, और यहीं से गुजरती है हमारी तापी नदी। तो जो हमारा ऊपर का क्षेत्र है वो हमारा नर्मदा का क्षेत्र है, अच्छे से समझना, ये नर्मदा है और ये तापी है, और इसके बीच में जो है ये सतपुड़ा का क्षेत्र है, सतपुड़ा का पठार, ठीक है, सतपुड़ा का पठार। और सतपुड़ा का पठार 3 भाग में बटा हुआ है, जैसे आपको 3 भाग दिख रहा है, ये और ये है मैकाल, और मैकाल पे अमरकंटक का पठार है, मैकाल पर्वत। ये है महादेव, ठीक है, महादेव का पर्वत, मैकाल का पर्वत, और मैकाल के पर्वत पे ही अमरकंटक का पठार है, और अमरकंटक के पठार से ही नदियां निकलती है हमारी नर्मदा। तो पूछा गया था नर्मदा और तापी के बीच में कौन सा पठार है, तो सतपुड़ा का पठार है। आगे चलते हैं। रेखांकित चेक वह चेक है, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है, रेखांकित चेक किसे कहते हैं? तो वैसा चेक जिसे सिर्फ बैंक के माध्यम से ही भुनाया जा सकता है। यानी इस चेक में होता क्या है, अगर चेक देख रहे हो तो यहाँ पे 2 क्रॉस लगा रहेगा, इसे रेखांकित चेक कहते हैं। और अगर ऐसा चेक क्रॉस लगा रहे ना, तो ये पैसा आपको कैश नहीं मिलेगा बल्कि बैंक अकाउंट के माध्यम से मिलेगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन
सी। नेक्स्ट, हाल ही में किसने टीचर ऐप लॉन्च किया है? टीचर ऐप लॉन्च करने वाले कौन थे? तो इनका आंसर होगा धर्मेंद्र प्रधान। अभी टीचर ऐप जो लॉन्च किए हैं उनका नाम है धर्मेंद्र प्रधान। आगे, भटकल बंदरगाह किस राज्य में? अब सोचो, इतने सारे बंदरगाह है ना, इसके अलावा क्वेश्चन क्या बोला है? भटकल बंदरगाह के बारे में नया क्वेश्चन दिख रहा है। भटकल बंदरगाह हमारा कहाँ है? कर्नाटक। ये जो कर्नाटक का क्षेत्र आप देख रहे हो, ये है कर्नाटक का क्षेत्र, ये एक्चुअल में ये है, और यहीं पे है ये बंदरगाह, भटकल बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा कोचीन बंदरगाह केरल में है ना। ढेर सारे बंदरगाह हमारा है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है, कोचीन बंदरगाह है, एन्नौर बंदरगाह है, मुंबई में हमारा नाहवा सेवा बंदरगाह है ना। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह, सबसे गहरा बंदरगाह विशाखापत्तनम में सबसे गहरा है ना। विशाखापत्तनम बंदरगाह के बारे में पूछता है तो विशाखापत्तनम जो है वो सबसे गहरा बंदरगाह है ना। यहाँ पूछ रहा था कि भटकल बंदरगाह किस राज्य में है, तो आंसर होगा हमारा कर्नाटका। अच्छा, कर्नाटक के तट को किस नाम से जानते हैं? तो कर्नाटक के तट को हम लोग कन्नड़ तट के नाम से जानते हैं, है ना। तट से भी क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा का विस्तार कितना है? अब एक बात बताओ, सुंदरबन डेल्टा के बारे में सारी बातें आपको पता होगा ना। सुंदरबन डेल्टा जो हमारा है ये क्षेत्र में है। गंगा नदी यहाँ से आती है, ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ से आती है, और यहाँ से सुंदरबन डेल्टा बनता है ना। ये सारी बातें आपको पता होगी। यहाँ से ये पूछा गया इसका क्षेत्रफल कितना है, तो इसका क्षेत्रफल है 75,000 वर्ग किलोमीटर। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया है कि एक कूट भाषा में ए को बी लिखते हैं, बी को सी लिखते हैं, सी को डी लिखते हैं, तो स्मार्ट को क्या लिखेंगे? तो एस को टी इंडिकेट, यानी अगला लेटर को देख लो, इंडिकेट कर रहा है ना। तो एस को लिखेंगे टी, एम को लिखेंगे एन, ए को लिखेंगे बी, आर को एस लिखेंगे, टी को यू लिखेंगे। तो ऐसा कौन सा है? तो ऐसा ऑप्शन सी। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में किस भाषा या भाषाओं में भारतीय संविधान का अनावरण किया जा रहा है? अभी हाल ही में हमारा संविधान का अनावरण का लैंग्वेज जो है, नया बुक लिखा जा रहा है, अनावरण किया जा रहा है, उसका नाम है संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा में हमारा संविधान को लिखा जाएगा। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से कौन सा शामिल नहीं है? तो भारत का जो आय मिलता है ना, वो ब्याज से भी मिलता है, लाभ से भी मिलता है, और संपत्ति से मिलता है। ऋण वसूली से उसको कुछ नहीं मिलता, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। किस वर्ष भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विभाजन बिंदु माना जाता है? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम विभाजन बिंदु माना जाता है 1905 को। 1905 में आपको पता होगा, 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था, है ना। और इतिहास में बंगाल का विभाजन बहुत ही जरूरी है ना। धार्मिक मुद्दे को लेकर बंगाल को पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल में बांट दिया गया था। पूर्वी बंगाल की राजधानी ढाका को बनाई गई और पश्चिमी बंगाल की राजधानी कोलकाता को बनाई गई। लॉर्ड कर्जन यहाँ के गवर्नर थे, है ना। और बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था दिसंबर 1911 में। और इसी समय कलकत्ता से राजधानी बदल के दिल्ली कर दिया गया और बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया, है ना। और 1906 में कलकत्ता का अधिवेशन होता है, कलकत्ता अधिवेशन, और इसी अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे कौन? तो दादा भाई नौरोजी करेंगे। और इसी समय स्वदेशी को लेकर इस अधिवेशन में बात चलता है और स्वदेशी आंदोलन शुरू करने की बात की जाती है, और इसी समय स्वदेशी आंदोलन शुरू भी होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्थान पर भारतीय सेना दिवस 2025 मनाया गया? तो भारतीय सेना दिवस 2025 मनाया गया है पुणे में। और पुणे किस राज्य में है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह आंदोलन किसानों से संबंधित नहीं है? तो बारदोली सत्याग्रह के बारे में जानते होंगे। बारदोली सत्याग्रह के कौन थे प्रतिपादक? तो बारदोली सत्याग्रह हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी पटेल साहब थे, है ना। और पटेल साहब को सरदार की उपाधि किसने दिया था? तो सरदार की उपाधि देंगे हमारे बारदोली की महिलाएं, है ना। अहमदाबाद जो था वो मील मजदूर का था, मील मजदूर आंदोलन था, मील मजदूर आंदोलन। तो आपको आंसर मिल गया होगा कि इनमें से कौन सा किसान के लिए नहीं था। चंपारण 1917 में हुआ था, तो ये तो आपको पता है। अच्छा, अगर ये पूछे तो 1918 में हुआ है, हाँ ये भी पूछ सकता है, तो 1928 में हुआ है। और खेड़ा सत्याग्रह भी पूछ सकता है, तो ये भी 18 में हुआ है। यानी अहमदाबाद और खेड़ा एक साथ हुआ था गांधी जी के द्वारा, और ये भी किसानों के लेकर था, ये भी किसानों को लेकर था, और ये भी। यहाँ पे 22% टैक्स मांग रहा था अंग्रेज, लेकिन दिया कितना गया? 6%। ठीक है, जब हमारे पटेल साहब हस्तक्षेप किए
तो 6% टैक्स लेने के लिए राजी हो गया अंग्रेज, ठीक है। और ये आंदोलन भी हमारा सफल रहा था। तो इसमें से किसान आंदोलन कौन सा नहीं था, तो अहमदाबाद, जो एक मील मजदूर को लेकर आंदोलन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री कौन सी है, तो प्रकाश संश्लेषण में ये सारी चीजें जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी, जल भी, सूर्य का प्रकाश भी और क्लोरोफिल भी। ऐसा क्वेश्चन तो मिलेगा मिलेगा, मतलब 100 में से 35 से 40 क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे जो आप देखते के साथ आंसर मार दोगे। लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि जो क्वेश्चन आप जान रहे हो ना, मान लो 40 क्वेश्चन तो आप सीधे सीधे जान रहे हो, तो वो तो आपको लेना ही लेना है। 50-50 में भी कभी कभी ऐसा होता है कि 10 से 12 क्वेश्चन का मामला फंस जाता है। एग्जाम में जानने से ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम आप देते कैसे हो, एग्जाम की स्ट्रैटेजी आप जानते कितना हो, तभी आप एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे। जानने से एग्जाम नहीं निकलता है अब, ठीक है। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप एलिमिनेशन टेक्निक के जरिए हटा सकते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसको आप तुक्का मार के आंसर ला सकते हो, ठीक है। तो ये सारी बातें ना थोड़ा बनता है, ये जरूरी है, और ये तो सीखना ही सीखना है। मायोसिन प्रोटीन पाया जाता है किसमें, मायोसिन बाल, दूध, पेशी और मक्का। ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप हमें देना। 1-2 क्वेश्चन का आंसर तो आप सर्च करके दे ही सकते हो, ठीक है। इसका आंसर हम करेंगे अगले क्लास में। 10 वाट के बल्ब को 100 वाट वाले बल्ब है 10 बल्ब, उसे 1 घंटा के लिए जलाया जाता है, तो ऊर्जा कितना उत्पन्न होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऊर्जा कितना उत्पन्न होगा, तो यहाँ पे इसका जो फॉर्मूला होता है P इंटू N इंटू H या T बटे 1000 यानी 1000। P क्या है, तो P है पॉइंट, कितने पॉइंट है 100। N क्या है, तो नंबर ऑफ बल्ब कितने हैं 10, और घंटा कितना है, तो टाइम कितना है, तो 1 घंटा, और 1000 से मल्टीपल करेंगे तो यहां से यहां, यहां से यहां कितना आएगा, 1 यूनिट आएगा। तो आंसर होगा हमारा 1 यूनिट, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई चेतना अभियान शुरू की है, तो नई चेतना अभियान कौन शुरू करेंगे, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा शिवराज सिंह चौहान। आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट, परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन थे, जॉन डाल्टन थे, इन्होंने परमाणु के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस प्रस्ताव को सरकार के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव कहा जाता है, तो जब स्थगन प्रस्ताव लाया जाता है ना, तो स्थगन प्रस्ताव को ही निंदा प्रस्ताव कहा जाता है। स्थगन प्रस्ताव एक ऐसी प्रस्ताव होती है जिसमें विपक्षी दल कोशिश करते हैं कि सत्ता दल के लोग उस मुद्दे पर बात करें जो देश के हित के लिए जरूरी हो और काफी अर्जेंट हो, इसलिए यह प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत के नियंत्रक यानी सीएजी के बारे में बात कर रहे हैं, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल के बारे में बात कर रहा है, कदाचार तथा असमर्थता का आरोप लगाया जाता है, तो वह पद से कैसे हटाए जाएंगे, तो सीएजी को हटाने के लिए संसद के दोनों सदनों का समावेशन जरूरी है, ठीक है। लोकसभा जाएगा, राज्यसभा जाएगा और राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेगा, तभी इसको हटाया जा सकता है, ठीक है। जिसको महाभियोग भी कहते हैं ना, राष्ट्रपति पे महाभियोग लगता है। अच्छा, राष्ट्रपति पे महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, जरा आंसर करना। तो निम्नलिखित में से किसका मूल संविधान में समावेश नहीं था, यानी कौन सा ऐसा नीचे दिया गया है ऑप्शन में जो मूल संविधान में शामिल नहीं था। मूल कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और नागरिकता। तो आंसर होगा मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को 42वां संविधान संशोधन के तहत 1976 में जोड़ा गया था, है ना। मूल कर्तव्य की संख्या हमारी कितनी है, ये भी हमें आपकी बताना, और मूल कर्तव्य लिया कहां से गया है, इसका भी आंसर आप हमें कमेंट में देना। ये सारे बेसिक से क्वेश्चन है। सल्तनत काल में मुस्लिम वंशों के उत्तराधिकारी का नियम क्या था, यानी सल्तनत काल में जो उत्तराधिकारी बनते थे उनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए थी। ऑप्शन अच्छे से पढ़ना, अच्छे से आंसर लगाना, ठीक है। तो आंसर इसका होने वाला है, सबसे शक्तिशाली उम्मीदवार अमीरों की सहायता से गद्दी पर अधिकार कर लेता था। यही होता था ना, आप पढ़े होंगे, ये हमारा क्या कहते हैं, सैयद बंधु। सैयद बंधु पहले फरुखसियर को बैठाएगा, फिर रफीउद्दौला को बैठाएगा, रफीउद्दरजात को बैठाएगा। सैयद बंधु 4 शासक को बैठाता है, और जो चौथा शासक होता है मुहम्मद शाह, जिसे रंगीला बादशाह कहते हैं, उसने सैयद बंधु की हत्या कर दी थी। सैयद बंधु फरुखसियर को गद्दी पे बैठाएगा और उसे फिर अंधा करके मार देगा। रफीउद्दौला को बैठाएगा, वो अपने आप मर जाएंगे। रफीउद्दरजात को बैठाएगा तो उसको भी मार दिया जाएगा। और जब मुहम्मद शाह बैठता है तो वो जानता है कि मेरे साथ भी ऐसा होने वाला है, तो वो सैयद बंधु की हत्या कर देता है ना। तो जो अमीरों की सहायता से बैठता था ना, वही उसका उत्तराधिकारी होता था। नेक्स्ट,
मोहम्मद बिन तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया था? मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे बदनसीब आदमी है। ये है 1327। कहा जाता है कि जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा था तो बोला गया था कि राजा को उसकी प्रजा से और प्रजा को उसकी राजा से मुक्ति मिल गई। ये मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद बोला गया था। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण पे अभियान करेंगे और हरिहर और बुक्का नामक दो भाई को पकड़ के ले आएंगे उत्तर भारत और दोनों को मुस्लिम बना देंगे। लेकिन फिर से इनको दक्षिण भारत भेजा जाता है और फिर ये हिंदू धर्म स्वीकार करते हैं और हिंदू धर्म स्वीकार करने के बाद ये क्या करते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं, है ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कौन करेंगे? तो हरिहर और बुक्का दोनों भाई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? रावत भाटा गुजरात में है, नरौरा परमाणु कर्नाटक में है, काकरापारा परमाणु केंद्र शक्ति केंद्र राजस्थान में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखो, रावत भाटा जो गुजरात में नहीं है, रावत भाटा है राजस्थान में, तो पहला तो गलत हो गया। नरौरा है कर्नाटक में नहीं है, नरौरा यूपी में है, तो ये भी गलत और ये भी गलत। काकरापारा भी गलत है। काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा कहाँ है, इसका आंसर आप हमें देना। ठीक है, मैं आंसर दे सकता हूं लेकिन दूंगा नहीं। यानी ये रावत भाटा गुजरात में नहीं राजस्थान में है, नरौरा कर्नाटक में नहीं यूपी में, और काकरापारा राजस्थान में नहीं है। तो राजस्थान में नहीं है तो कहाँ, इसका आंसर आप हमें कमेंट में देना। नेक्स्ट, कितनी ऊंचाई पर जाने से वायुमंडल में 1 डिग्री तापमान की कमी होती है? तो मैं हर बार बताया था क्लास में ज्योग्राफी में कि 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की कमी आ जाती है। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो भाग 2 के बारे में बात करें तो यहाँ जिक्र किया गया किसका? नागरिकता का, है ना। नागरिकता आर्टिकल 2 से आर्टिकल आर्टिकल 5 से 11 नागरिकता। भाग 3 फंडामेंटल राइट, और फंडामेंटल राइट 12 से 35, और इसी को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। ठीक है, यहाँ पे हमारे आएंगे मौलिक कर्तव्य, है ना, और यहाँ पे हमारा भाग 6 में राज्य के बारे में बात करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन आज यहीं तक था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन के साथ। बाय।